Hey everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the most demanding and most confusing topic, that is mutation. म्यूटेशन आपका बेटा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्यों? सबसे पहले तो ये मतलब ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है इजी ही, बट प्रॉब्लम आपको इसलिए होती है क्योंकि जेनेटिक्स के पूरे यूनिट में आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है, तो आप लोग को समझ में नहीं आता कि कहाँ से कितना पढ़ना है। ओवरऑल आप कलेक्ट करके आंसर्स के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, कंप्लीट म्यूटेशन जिससे आपके क्वेश्चन नीट एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, कंप्लीट म्यूटेशन हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सेम हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स के थ्रू करेंगे। तो अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले म्यूटेशंस हैं क्या? म्यूटेशन एक्चुअली आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज हो जाए, ठीक है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंज हो जाता है तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन अगर आप ये देखें तो देखें, एनी इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। मतलब आपके जेनेटिक मटेरियल में कोई भी इनहेरिटेबल चेंज हो रहा है उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। होता क्या है, अब आपको ये बात पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे सेल का हेड ऑफिस है। जो जेनेटिक मटेरियल बताएगा वही सेल आगे जाके प्रोटीन बनाएगी या फिर जो भी फंक्शंस हैं वो करेगी, वही हमारा ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी करेगी। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये हेड ऑफिस है। अब इसी में चेंजेस हो गए, मतलब हमारे जीनोटाइप में चेंजेस हो गए, तो फिनोटाइप में भी तो चेंजेस आएंगे। तो जीनोटाइप में कोई भी चेंज आ रहा है जिसकी वजह से फिनोटाइप में भी चेंज आ रहा है, ये हमारा म्यूटेशन है बेटा। मतलब हमारे डीएनए में कहीं भी कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो ओवरऑल म्यूटेशन है। इनहेरिटेबल होते हैं ये चेंजेस, जीनोटिपिक चेंजेस की वजह से फिनोटिपिक चेंजेस भी आते हैं। ये दोनों आपकी एनसीईआरटी की लाइन से, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। अगर हम लोग म्यूटेशन को ब्रॉडली डिवाइड करें तो इन्हें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इन्हें हम मैक्रो म्यूटेशंस कह सकते हैं या फिर हम माइक्रो म्यूटेशंस कह सकते हैं। मतलब कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है या जो हमारा डीएनए, हम लोग डीएनए को पकड़ के बात करते हैं, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें अगर मान लीजिए कि सेट ऑफ क्रोमोसोम गायब हो गया या फिर सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया या फिर कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गायब हो गए या फिर आ गए, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम को उठा के गायब कर दिया या फिर वापस ले आए, तो ये हो गए बड़े बड़े चेंजेस। मतलब पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब कर दे रहे हो आप लोग, बड़े बड़े चेंजेस हो गए, तो इन्हें हम लोग मैक्रो म्यूटेशंस कह देते हैं। वहीं जो हमारा एक सीक्वेंस है और उसमें कोई छोटे छोटे से चेंजेस हो जा रहे हैं, कहीं पॉइंट पर कोई बेस पेयर गायब हो गया, कोई उठ के कहीं और लग गया, छोटे छोटे से चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें हम लोग माइक्रो म्यूटेशंस कह देते हैं। तो माइक्रो म्यूटेशंस में हम लोग देखेंगे या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए चेंज हो जाए, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये हो गए हमारे मैक्रो म्यूटेशन। वहीं डीएनए के सीक्वेंस में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो हो गया माइक्रो म्यूटेशंस। अगर हम लोग मैक्रो म्यूटेशन को नंबर और स्ट्रक्चर पर अगर डिवाइड करें तो इन्हें हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। या तो इन्हें हम लोग जीनोमैटिक म्यूटेशंस कह सकते हैं या फिर इन्हें हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कह सकते हैं। जीनोमैटिक का मतलब है कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आ गया तो इन्हें हम लोग जीनोमैटिक मैक्रोम्यूटेशन कहेंगे। वहीं अगर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में कोई दिक्कत आ गई तो इन्हें हम लोग क्रोमोसोमल मैक्रोम्यूटेशंस कहेंगे। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है तो दो तरीके से हो सकता है, या फिर पॉलीप्लॉइडी हो सकती है या तो एन्यूप्लॉइडी हो सकती है। आपको प्लॉइडी जानना ज़रूरी है, आपको पता भी होगा प्लॉइडी होता क्या है। एक्चुअली हमारे जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है बच्चा, उसकी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं उन्हें हम लोग प्लॉइडी लेवल कहते हैं उसका। तो जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो उन्हें हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वहीं एक सेट क्रोमोसोम का है तो हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, जैसे कि हमारे गैमेट्स में होता है एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो हम लोग हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं तो हम लोग इन्हें डिप्लॉइड कहते हैं, और वहीं अगर ये बढ़ गए तो इसे पॉलीप्लॉइड की कंडीशन कह देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो आपने एंडोस्पर्म में पढ़ा होगा। एंडोस्पर्म जो 3n बनता है, उसमें सेल्स में 3n होता है, हमारा जो प्लॉइडी लेवल है वो 3n होता है, मतलब ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म्स का। तो क्या है प्लॉइडी लेवल एक्चुअल में क्या है, आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा सेट ऑफ क्रोमोसोम है उन्हें हम लोग प्लॉइडी कहते हैं। जनरली ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर सेल के अंदर, और वहीं अगर 2 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। कभी कभी रीज़न होता है पॉलीप्लॉइडी का, कभी कभी म्यूटेशन की वजह से भी पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। मतलब 2 सेल को होना था डिवाइड,
और इसमें गलती से कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो जो हमारे क्रोमोसोम का सेट है वो बढ़ जाता है, तो फिर इसे हम लोग पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये हो गया हमारा सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज हो जाए तो, ठीक है। वहीं अगर पूरा सेट चेंज ना होकर कोई एक क्रोमोसोम या फिर 2 क्रोमोसोम इधर उधर हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो इसे हम लोग एन्यूप्लॉइडी कहते हैं बेटा। एन्यूप्लॉइडी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। एन्यूप्लॉइडी में थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि इसमें ना गड़बड़ हो जाती है मैम, मोनोजोमी नलीजोमी में थोड़े से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं कभी कभी अगर टेस्ट सीरीज में आ जाते हैं हमारे। तो आपको करना क्या है एन्यूप्लॉइडी को समझने के लिए, इसमें ना कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरली जो हमारी ऑर्गेनिज्म की कोई भी बॉडी है डिप्लॉइड होती है, 2n होता है। 2n नंबर ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास जनरली होते हैं। की बात करें कि ह्यूमंस के एक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 के हमारे पास 2 पेयर हैं। ड्रोसोफिला की बात करें तो उसके पास 4 क्रोमोसोम होते हैं एक सेट में, तो 4 के उसके पास 2 पेयर हैं, टोटल 8 क्रोमोसोम होते हैं। सेम ऐसे ही होना क्या है, हमारा कोई सेट चेंज नहीं हो रहा। पॉलीप्लॉइड में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा सेट आ रहा था, मतलब 4 और 4 अगर हैं तो 4 और आ गए, तो ये सेट चेंज हो गया, पूरा का पूरा सेट चेंज हो गया, तो पॉलीप्लॉइड ही हो गया था। बट इसी सेट में से कोई एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या फिर ज़्यादा हो जाए, +or-1 +or-2 हो जाए, तो फिर इसे हम लोग एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन बोलते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा सेट नहीं बदल रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई एक आध नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर उधर हो रहा है, तो इसे हम लोग एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी अगर बढ़ रहा है तो इसे हम लोग हाइपरप्लॉइड कह देते हैं, वहीं अगर कम हो रहा है तो इसे हम लोग हाइपोप्लॉइड कह देते हैं। सिंपल सा, कम हो रहा है तो हाइपो, बढ़ रहा है तो हाइपर। करना क्या है बेटा, अब हम लोग देखें कि अगर कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, अब इसके पास देखिए होता क्या है, मान लीजिए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। 4 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमोसोम का एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड सेम दूसरा सेट अगर हम लिखें तो फिर ये ऐसे हमारे पास क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। तो मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 हमारे पास 2 है, मतलब 2 है, और क्रोमोसोम नंबर 2 भी हमारे पास 2 है, क्रोमोसोम नंबर 3 भी हमारे पास 2 है, और क्रोमोसोम नंबर 4 भी हमारे पास 2 है। इसी में अगर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 में एक और क्रोमोसोम नंबर 2 आ गया गलती से, मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 के हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 3। क्रोमोसोम नंबर 2 कितने हो गए, 3। तो इसे हम लोग कह देते हैं ट्राइजोमी, ठीक है। लिखेंगे कैसे, 2n तो ये है पूरा, ठीक है, 2n ये पूरा है, प्लस एक क्रोमोसोम और आ गया, तो 2n+1 कंडीशन हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइजोमी, ठीक है। सेम ह्यूमंस में अगर ये हो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, तो फिर ये एक डिसऑर्डर है जिसे हम लोग पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। हम लोग पढ़ते हैं आगे और डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ट्राइजोमी का एग्जाम्पल है आपका, मतलब एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। वहीं इतना तो हो गया ट्राइजोमी, मतलब एक क्रोमोसोम एक और बढ़ गया, तो इसे हम लोग ने कह दिया ट्राइजोमी। वहीं मान लीजिए अब एक और चीज़ दूसरा हम लोग अगर इसे पढ़ें, तो मान लीजिए ये तो हो गया हमारे क्रोमोसोम नंबर 2 एक और बढ़ गया था, तो इसे हम लोग ने ट्राइजोमी कह दिया। अगर क्रोमोसोम नंबर 3 या फिर 4 में भी एक और बढ़ जाए, मतलब सेम सेट में क्या हो जाए, हमारे पास 2n तो थे ही, ये 2n तो थे ही, +1 हो जाए और +1 हो जाए, +1 ये वाला और +1 ये वाला, 2 बढ़ जाए, तो इसे हम लोग डबल ट्राइजोमी कह देंगे बेटा। मतलब 2 कोई क्रोमोसोम थे जो कि ट्रिपल हो गए, तो डबल ट्राइजोमी हो गया, ठीक है। वही मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता कि कोई भी एक जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक और बढ़ जाता है, ये नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है कि जो क्रोमोसोम नंबर 2 है इसका एक सेट यहाँ बढ़ा, एक सेट यहाँ बढ़ा, मतलब 2 सेट बढ़ गए, तो ना ये वाली कंडीशन हुई ना ये वाली कंडीशन हुई। 2n तो थे ही, ये 2 पेयर के बारे में अगर हम लोग लिखे तो 2n तो है ही, प्लस 1 and 1 सेम क्रोमोसोम है तो इसे हम लोग लिखेंगे 2, तो 2n+2 मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर जो हमारा 2 है इसके हमारे पास 4 क्रोमोसोम आ चुके हैं, मतलब टेट्राजोमी हो गई है ये, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राजोमी। सेम आगे भी बढ़ सकते हैं, बट यहीं तक आपके सिलेबस में है, आपको इतना ही पढ़ना है। तो ट्राइजोमी क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डबल ट्राइजोमी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, टेट्राजोमी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब यही अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर कम हो जाए, इतना तक तो हमने समझ लिया, क्रोमोसोम नंबर बढ़ रहे थे तो हाइपरप्लॉइड हो गया था। अब यही अगर कम हो जाते हैं तो इन्हें हम लोग क्या करेंगे बच्चा,
कम हो जाए तो हम लोग इन्हें क्या करेंगे, यहीं पर हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। कम वाले भी सेम, इसी में ड्रोसोफिला का ही एग्जाम्पल लेकर कर लेंगे। कम हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 ही है ना ये, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 पर ही हम लोग करेंगे अभी भी, ठीक है। सेम हमारे क्रोमोसोम 4 है। हुआ क्या कि क्रोमोसोम नंबर 1 था, अब हमने पहले 2 पर करके देखा, अभी हम 1 पर करके देखते हैं या फिर 3 पर करके देखते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 है, इसका एक सेट तो पूरा सही आया, दूसरा सेट जब आया ना तो इसमें से एक क्रोमोसोम ही नहीं था ही नहीं। मतलब कि हुआ क्या, हमारे पास एक क्रोमोसोम कम आ गया, तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, ये तो सेट के बारे में अगर हम लिखें तो 2n तो है, बट एक क्रोमोसोम 2n में से कम है, मतलब 2n - 1 है, तो 2n - 1 हो गया। 2n - 1 का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 3 का एक ही क्रोमोसोम है हमारे पास, है ना, मतलब क्रोमोसोम नंबर 3 का एक ही है, मतलब 2 नहीं है, वो एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोजोमी है, एक है क्रोमोसोम, तो इसे हम लोग कहेंगे मोनोजोमी, ठीक है। सेम अगर इसे हमें डबल मोनोजोमी करना हो, जैसे हमने पहले फॉलो किया था, सेम यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारे क्रोमोसोम नंबर जो कि 1 था, ये एक गायब हो गया, ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ था, हमारा 3 में से एक गायब हुआ और अब 1 में से एक गायब हुआ, मतलब 2n तो हमारा सेट पूरा है, 2n में से एक भी गया, एक और गया, मतलब 2 गए, तो 2 क्रोमोसोम मोनो रह गए, मतलब डबल मोनोजोमी हो गया, ठीक है। तो 2n - 1 अगर हुआ तो ये हो गया हमारा डबल मोनोजोमी। सेम जैसे हमने पहले किया था टेट्राजोमी में, यहाँ पर करके देखेंगे। अब हम लोग इसे कम नहीं कर रहे हैं, मतलब ये वाला मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 एज इट इज है अभी, ठीक है, मोनोजोमी नहीं हुआ इसका, ठीक है, ये एज इट इज है। बट क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रोमोसोम नंबर 3 में आ गई कि इसका एक तो गायब हुआ ही था, इसका दूसरा वाला भी गायब हो गया, मतलब कि इसके पास ये वाला भी क्रोमोसोम नहीं है, मतलब इसके पास 2 ब्लैंक स्पेस है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 3 है ही नहीं पूरे ड्रोसोफिला की बॉडी में, या फिर जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 3 है ही नहीं, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, ये पूरा सेट तो है, तो 2n तो है, पर इसमें से 2 क्रोमोसोम नंबर 3 वाले नहीं है, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 3 वाला एक भी सेट नहीं है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 3 हो गए 0, तो 0 का मतलब है नल हो गए, निल हो गए, तो नलीजोमी इसे हम लोग कहते हैं। अच्छा, समझ आया आप लोग को। एन्यूप्लॉइडी में हम लोग कोई एक क्रोमोसोम या फिर 2 क्रोमोसोम का कम या ज्यादा हो जाए तो हम लोग इसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग इन्हें एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। उसी में अगर हम लोग का कोई क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है तो इसे हम लोग हाइपरप्लॉइडी कहते हैं, वहीं अगर कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है तो इसे हम लोग हाइपोप्लॉइड कहते हैं। अगर इसी में कोई एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो इसे हम लोग ट्राइजोमी कहेंगे, कोई 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक एक बढ़ रहा है तो इसे हम लोग डबल ट्राइजोमी कहेंगे, और अगर कोई एक में से ही 2 बढ़ जाते हैं तो इसे हम लोग टेट्राजोमी कहेंगे। हाइपोप्लॉइड में क्या होगा कि अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया तो मोनोजोमी, एक कम हुआ तो डबल मोनोजोमी, और एक में से ही 2 कम हो गए, मतलब 2 गायब हो गए, 0 हो गए, तो वो हो गया नलीजोमी। इतना आपको समझ में आया एन्यूप्लॉइडी के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा, जीनोमैटिक म्यूटेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं, तो या तो पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं या फिर एन्यूप्लॉइड हो सकते हैं। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या क्या कितना कितना आ सकता है, इतना हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। जीनोमैटिक के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रोम्यूटेशंस में क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम में क्या होगा, स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आ रहा है क्रोमोसोम के तो वो हो गया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो अब जो हमारा क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं पहले हम ये देखेंगे। ये हमारा एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, या फिर एक स्ट्रेट धागा बना लेते हैं हम लोग डीएनए का, या क्रोमोसोम का एक स्ट्रेट धागा बना लिया हमने। इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, मतलब कि ये इसका सीक्वेंस है बेटा ABCDE, ठीक है, ये सीक्वेंस है, इसमें से कोई पार्ट अगर टूट गया, हट गया, अलग हो गया, तो अब क्या बचा, ABCD, E हट गया, टूट गया, कुछ पार्ट डिलीट हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं डिलीशन हो गया। या फिर मान लीजिए इसकी कैप हट गई, तो ये इतना पार्ट बच गया ना, ये क्रोमोसोम का कुछ डिलीट हो गया, मतलब कोई पार्ट हट गया,
तो या तो डिलीशन हो सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, कोई पार्ट टूटकर अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया है, तो ये हो गया डिलीशन। वहीं कोई पार्ट डबल हो गया है, पहले टूटकर अलग हो रहा था, अब क्रोमोसोम का कोई पार्ट डबल हो गया है, मतलब ये एक क्रोमोसोम था जिसमें इतना साइज का एक और पार्ट और आकर चिपक गया, डबल हो गया छोटा सा पार्ट, तो इसे हम लोग डुप्लीकेशन कहते हैं। अगर हम लोग सीक्वेंस में देखें तो देखिए ABCD में D अगर डुप्लीकेट हो गया, E भी रख लेते हैं, E अगर डुप्लीकेट हो गया तो E 2 बार आ गया, इसे हम लोग कहेंगे डुप्लीकेशन। इन्वर्जन में क्या होगा, 180 डिग्री उल्टा लग जाएगा, जैसे कि ABCD सीक्वेंस है, ABCD E ये हमारा सीक्वेंस है, इसका 180 डिग्री अगर रोटेट हो जाए तो क्या होगा, EDCBA। 180 डिग्री रोटेट हो गया तो हमारा पूरा सीक्वेंस उल्टा हो गया। या फिर अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये इतना 180 डिग्री मूव कर गया, मतलब ऐसे तो था ही, ऐसे हो गया, कुछ 180 डिग्री मूव हो गया, उल्टा हो गया। ये तो स्ट्रक्चर जस्ट बना के दिखा रही हूँ। 180 डिग्री का अगर पूरा चेंज आ जाता है तो ये इन्वर्जन में आता है बेटा, इसे हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। अगर ये कोई क्रोमोसोम है जिसमें कि कोई एक पार्ट टूटा, हट के दूसरी जगह पे चिपक गया, मतलब इसका ये इतना बचा था, इसी पे यहाँ पे लटका हुआ है, यहाँ चिपक गया। सेम सीक्वेंस बना के देखें, अगर ABCD है, E है, इसी में अगर कोई पार्ट है DE का, AB के पास में जाके चिपक गया है, ABC है, यहीं पर आके चिपक गया है DE, तो कुछ अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर चला गया, तो इसे हम लोग ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, या तो डिलीशन हो सकता है या फिर डुप्लीकेशन हो सकता है। इन्वर्जन मतलब 180 मूव होगा, एंड ट्रांसलोकेशन मतलब अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर लग जाएगा। इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएंगे, हल्का हल्का सा ही ऊपर से आपको ये थोड़े से नाम पता होने चाहिए एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको इतना सा डिस्कस किया है यहाँ पर। क्रोमोसोमल मतलब आपके मैक्रोम्यूटेशंस यहाँ पर कवर हो गए। मैक्रोम्यूटेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने हमारे जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़े और दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे माइक्रोम्यूटेशंस। माइक्रोम्यूटेशंस में या तो बेटा कोई सीक्वेंस है जिसमें कोई पॉइंट पर चेंज हो गया तो इन्हें हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। वहीं अगर कोई पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया तो इसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह देते हैं। तो दो टाइप के हम लोग माइक्रोम्यूटेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक्चुअली एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। कोई एक सिंगल बेस पेयर में चेंज की वजह से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ गए। देखिए है क्या, हमारे डीएनए की एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए हमारे जो दादाजी हैं इनके एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो सीक्वेंस है, इनके किसी एक बेस पेयर में अगर चेंज आ गया तो पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज हो गया तो पूरे के पूरे एक अमीनो एसिड में चेंज आ जाएगा। और एक अमीनो एसिड के चेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, पूरे का पूरा प्रोटीन ही हमारा गलत बन जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। न्यूक्लियोटाइड से अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा याद नहीं है, डीएनए के स्ट्रक्चर में ही है ये बेटा। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है कि एक यूनिट होती है जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड एक नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस वेरी करता है, इसका सीक्वेंस वेरी करता है, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। हमारे डीएनए को यूनिक बनाने का जो काम है ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के जो सीक्वेंस है यही करते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस है बेटा ये 2 टाइप के होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। प्यूरिन है एंड दूसरे हैं पिरिमिडिन। प्यूरिन में 2 आते हैं, अजी सुनते हो मतलब एजी करके आप याद कर सकते हैं, एडिनिन एंड ग्वेनिन। और यहाँ पर आते हैं साइटोसिन एंड थायामिन। ठीक है, और अगर ये आरएनए की अगर हम बात करें तो यूरेसिल होता है एट द प्लेस ऑफ थायामिन। आरएनए के पास में थायामिन ना होकर यूरेसिल होता है इसकी जगह पर। ठीक है, और डीएनए के पास में साइटोसिन एंड थायामिन होता है। अगर इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना बेटा, इसमें अगर कोई चेंजेस आ गए तो फिर वो हमारा पॉइंट म्यूटेशन में मेनली माना जाता है। कोई सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है तो इसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। चेंजेस कहाँ आएंगे, नाइट्रोजनस बेस में ही आएंगे। होगा क्या कि अगर आपका जो प्यूरिन है, कोई मान लीजिए एक ये लगे हुए हैं सीक्वेंस में, ठीक है, प्यूरिन अगर हटकर प्यूरिन से ही रिप्लेस हो जाए, ठीक है, मतलब प्यूरिन कोई हट गया, इसकी जगह पे दूसरा प्यूरिन लग गया। यहाँ पर देखिए एडिनिन एंड ग्वेनिन है ना बेटा, एडिनिन एंड ग्वेनिन है, इसी में क्या हुआ
कि जो आपका एडेनिन एंड ग्वानिन है, सेम यहाँ पर क्या हुआ, एडेनिन हट गया अपने प्लेस से, उसकी जगह पर ग्वानिन लग गया, या फिर एडेनिन हट गया उसकी प्लेस पर साइटोसिन लग गया। दो टाइप से हो सकते हैं ना, या तो एडेनिन की जगह पर ग्वानिन लग जाए, या फिर साइटोसिन लग जाए, या फिर थायमिन लग जाए, या फिर यूरेसिल लग जाए। मतलब क्या हुआ, या तो प्यूरिन की जगह पर ही प्यूरिन लग जाए, या फिर क्या हो, प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडीन लग जाए। दो टाइप से ही चेंज हो सकते हैं जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसमें। तो हुआ क्या, अगर प्यूरिन को पैरामिडीन ने रिप्लेस किया या फिर पैरामिडीन को प्यूरिन ने रिप्लेस किया, वाइसी वर्सा, तो इसे हम लोग ट्रांसवर्जन कहते हैं। वहीं अगर प्यूरिन को प्यूरिन ने ही रिप्लेस किया और पैरामिडीन को पैरामिडीन ने ही रिप्लेस किया, तो इसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। अगर आपने डिजीजेस पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, तो फिर आपको एक याद होगा, सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें कि उसमें क्या हुआ था कि एक सीक्वेंस चेंज होता है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या चेंज होता है। वो एक्चुअली ट्रांसवर्जन का एग्जाम्पल है आपका, उसमें प्यूरिन पैरामिडीन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ सेल्स हैं जिनमें के चेंजेस आते हैं। पूरी डिजीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो वो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। इतना तो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, बट ये ट्रांसवर्जन से होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम प्यूरिन से प्यूरिन अगर हो जाते हैं तो ट्रांजिशन कहते हैं, पिरामिडीन से मतलब आपस में सेम सेम में हो रहे हैं तो ट्रांजिशन, एक दूसरे में हो रहे हैं तो ट्रांसवर्जन। ये हो गए आपके बेटा पॉइंट म्यूटेशन में, थोड़ा सा इसको यहाँ पर पढ़ना है आपको। वहीं अगर हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करें, जो कि हमारा माइक्रो म्यूटेशन का नेक्स्ट है, होता क्या है इसमें, पॉइंट म्यूटेशन में तो एक पॉइंट पर कुछ चेंजेस हो गया और वो म्यूटेशन हो गया। फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा कि कोई एक फ्रेम है, ठीक है, नॉर्मली जो डीएनए उसका एक रीडिंग फ्रेम होता है, उस फ्रेम में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं, फ्रेम में कोई चेंजेस आ गए जिसकी वजह से रीडिंग आगे खराब हो गई है, आपको एक थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग 3-3 के उसके सीक्वेंस में पढ़ते हैं जनरली, जो हमारे डीएनए है उसको, और जो हमारे आगे अमीनो एसिड्स भी बनते हैं वो भी 3-3 के उसमें बनते हैं। 3-3 न्यूक्लियोटाइड या फिर जो हमारे बेस पेयर है उनको रीडिंग करके हमारे अमीनो एसिड आगे जाके बनते हैं। तो होता क्या है, हमारा जो रीडिंग फ्रेम है, बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, हम लोग 3-3 का रीडिंग फ्रेम बनाते जा रहे थे, बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई म्यूटेशन की वजह से कोई बेस पेयर चेंज हो गया, हट गया, लग गया, इधर से उधर हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से आगे हमारा रीडिंग फ्रेम ही खराब हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमारा फ्रेम ही खराब कर दिया, फ्रेम ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये, आपको थोड़ा सा है इसमें होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको देखिए यहाँ पे बता देती हूँ। 3-3 में हम लोग इसे रीड करते हैं जनरली, तो यहाँ पर एक आपके लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राम हैज़ न्यू कार, ठीक है। 3-3 के फ्रेम में हम लोग डीएनए में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3-3 का ही आपको बताया हुआ है, 3-3 लेटर्स का एक वर्ड बना के। देखिए, अगर बीच में कोई लेटर इंसर्ट हो जाए, इस सेंटेंस के बेसिस पर आप इसे समझें, अगर इस सेंटेंस के बीच में कोई लेटर इंसर्ट हो जाए तो क्या होगा, हम लोग इसे कैसे पढ़ रहे थे, राम हैज़ न्यू कार, बट वहीं इसमें कोई एक वर्ड इंसर्ट हो गया, आर की जगह पर यहाँ पर पी इंसर्ट हो गया, ठीक है। और हमें पढ़ना 3-3 के सीक्वेंस में, तो हमने क्या पढ़ा, राम हैज़ न्यू, अब आर की जगह पे पी आ गया ना, तो कैप एंड आर, हमें पढ़ना रीडिंग फ्रेम अपना एक ही रखना है। तो राम के पास कार थी नई और हमने उसे गरीब बनाकर उसके पास कैप कर दी है नई, तो क्या हुआ, हमारा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा स्टेटमेंट ही खराब हो गया, राम गरीब हो गया बेचारा यहाँ पर। तो ओवरऑल क्या होता है, सेम हमारे डीएनए में होता है, 3-3 का हम लोग रीडिंग फ्रेम रखते हैं, उसमें अगर कुछ इंसर्ट हो जाए तो आगे हमारा जो रीडिंग फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, उसका फ्रेम ही जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसमें तो इंसर्ट हुआ था, अब अगर कोई डिलीट हो जाए तो क्या होगा, अभी तक हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, अब हमने कुछ डिलीट कर दिया, मतलब यहाँ से हमने W को डिलीट किया है, ठीक है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, राम हैज़, आगे हमारा रीडिंग फ्रेम ही खराब है, NECAR, न्यू हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे, है ना, क्योंकि रीडिंग फ्रेम हमारा खराब हो गया, W हट गया और W की जगह पर ये C था, उसे हमने रख लिया है, तो AR अलग हो गया और ये हमारा जो है सेंटेंस खराब हो गया, वर्ड खराब हो गया एक लेटर के चेंज की वजह से। तो यहाँ पर भी डिलीशन की वजह से क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा फ्रेम खराब हो गया। अगर साइमल्टेनियस इंसर्शन एंड डिलीशन हुआ तो क्या होगा, मतलब एक टाइम पर इंसर्शन भी हुआ और डिलीशन भी हुआ, मतलब W डिलीट भी हुआ है यहाँ से और P इंसर्ट भी हुआ है यहाँ से,
तो फिर क्या होगा, W की जगह पर हम लोग रख देंगे C और R की जगह पर P। तो क्या होगा, राम हैज़ न्यू, यहाँ पर आ गया, मतलब W डिलीट हो गया था ना, तो C यहाँ आ गया, NEC एंड ARP। सीक्वेंस बिगड़ गया ना, आगे जाके कोई स्टेटमेंट ही नहीं बचा, उसके न्यू कार की धज्जियां उड़ गई। पहले तो डिलीट करके तो इंसर्ट करके तो उसे सिर्फ गरीब बनाया था, आगे तो स्टेटमेंट ही नहीं बचा। तो क्या हुआ, कुछ भी बेस पेयर इंसर्ट हो गया, कोई बेस पेयर डिलीट हो गया, इंसर्शन एंड डिलीशन साथ में हो गया, ओवरऑल हमारा रीडिंग फ्रेम खराब हो गया। तो ये हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की कैटेगरी में पढ़ते हैं। ये हमारे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इंसर्शन डिलीशन एंड साइमल्टेनियस इंसर्शन एंड डिलीशन ही आप लोग पढ़ते हैं। समझ आया आपको ब्रॉडली क्या है, कोई भी हमारा फ्रेम ही शिफ्ट हो रहा है किसी बेस पेयर में चेंज की वजह से। यहाँ पर हमारे माइक्रो म्यूटेशंस एंड हो जाते हैं। अगर हम लोग पूरा जितना भी अभी तक हमने पढ़ा इसको एक चार्ट के फॉर्मेट में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा आप लोग माइंड मैप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं म्यूटेशंस के। मैंने ये टाइप्स आपको बताया, इसमें और टाइप्स बताया, इसमें और डिविजन्स बताया, ये सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसवर्जन में जो मैंने डी लिखा हुआ है ये कुछ वो आपका केमिस्ट्री वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। यहाँ पर ट्रांसवर्जन में डी मैंने लिखा है डिफरेंट में अगर चेंज हो रहा है तो, एंड एस लिखा है सेम में अगर चेंज हो रहा है तो, मतलब प्यूरिन से प्यूरिन हो रहा है तो, या फिर पायरामिडीन से पायरामिडीन हो रहा है तो, और यहाँ पर उल्टा हो रहा है तो, ठीक है। ये डी एंड एस ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये चार्ट आप लोग चाहें तो अपनी एक नोटबुक में बनाकर इसको पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। t.me/operationneed700 टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप ये चार्ट लेकर प्रिंट करवा के, और आप क्या करिएगा इसी में ना ये मेंशन कर दीजिएगा, यहीं पर अपने पॉइंटर्स जो मैंने वहाँ पर बताए थे वो यहीं पर इसमें लिख लीजिएगा, इधर इधर ऐड करके, तो आपको एक ही पेज पर पूरा म्यूटेशन मिल जाएगा। म्यूटेशन आपका यहीं इस चार्ट पर ख़त्म नहीं हो जाता, थोड़े से अदर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन भी आपको अलग अलग जगह पर दिए हुए हैं पूरी एनसीईआरटी में, तो आपको यहीं पे देख लीजिए कुछ कुछ अलग टाइप ऑफ म्यूटेशन है। अगर हम सेल टाइप के बेसिस पर देखें तो दो टाइप के म्यूटेशन हो सकते हैं बेटा, या तो जर्माइनल म्यूटेशन या फिर सोमैटिक म्यूटेशन। होता क्या है कि अगर हमारे किसी जर्माइनल सेल में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, मान लीजिए स्पर्म में म्यूटेशन हो गया, ये स्पर्म में म्यूटेशन है, ये म्यूटेटेड स्पर्म है और ये ओवा है, ये दोनों आके जब मिले और जाइगोट बना तो जाइगोट में म्यूटेशन था, म्यूटेटेड जाइगोट बना। अब इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरी बॉडी में म्यूटेशन वाला जीन आएगा, तो मतलब पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अफेक्ट हो जाएगी। तो जर्माइनल म्यूटेशन में क्या होगा, जर्मिनल सेल्स में होता है बिफोर डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट और इन गैमेट और इन जाइगोट। गैमेट के डिफरेंशिएशन से पहले हुआ या फिर गैमेट में ही हुआ या फिर जाइगोट में अगर म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से इस जो भी म्यूटेशन होते हैं उन्हें हम लोग जर्माइनल म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि सिंगल सेल जाइगोट से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो फिर अफेक्ट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, पूरी ऑर्गेनिज्म को ये अफेक्ट करेगा। दूसरे होते हैं बेटा, दूसरे टाइप के हमारे सोमैटिक म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन अगर हम देखें तो हमारी सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, हमारे कहीं भी कोई भी सेल में म्यूटेशन हो रहा है एक्सेप्ट जर्माइनल सेल। हमारे जर्माइनल सेल्स में नहीं हो रहा और किसी पार्ट हो रहा है तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के पार्ट को अफेक्ट करता है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करता, कोई एक पार्ट को अफेक्ट करता है, इन्हें हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम लोग अकरेंस के बेसिस पर म्यूटेशन देखें तो या तो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं या फिर इंड्यूस्ड हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली कोई म्यूटेशन हो गया तो हम लोग इसे स्पॉन्टेनियस कह देंगे, और वहीं अगर हम लोग करवा रहे हैं, खुद से करवा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक है। ये हो गए हमारे। इसके बाद में एक चीज़ और, बेस्ड ऑन अफेक्ट, फिनोटाइप पर कितना अफेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पर अगर हम इसे डिवाइड करें तो आपको इसके बेसिस एक्चुअली याद नहीं रखने, वर्ड के आपको मतलब पता होने चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में कनेक्ट होके आ जाता है। टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ मैं आपको। क्या है, लीथल हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा म्यूटेशन हमारी बॉडी में हुआ जिसकी वजह से इंसान की जान ही चली गई, उस ऑर्गेनिज्म की जान ही चली गई, वो मर गया, तो इसे हम लोग लीथल म्यूटेशन कहते हैं। सब वाइटल, कुछ म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से सर्वाइवल के चांसेस कम हो गए, तो इन्हें हम लोग सब वाइटल म्यूटेशन कह देते हैं। दूसरा है सुपर वाइटल, मतलब कुछ म्यूटेशन हुए जिनकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया हमारी बायोलॉजिकल फिटनेस में कुछ कंडीशंस में, तो ये हो गया हमारा सुपर वाइटल म्यूटेशन। लीथल पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लीथल क्या होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, वो आपको ध्यान रखना है।
एक और साइलेंट म्यूटेशन के बारे में आपने सुना होगा कि कुछ साइलेंट म्यूटेशन होते हैं। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? बहुत ही साइलेंट है, किसी को पता नहीं चलेगा म्यूटेशन हो गया। पता कैसे नहीं चलेगा? अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट कैसे नहीं करेगा? जब हमारे डीएनए में चेंज हो रहे हैं और अफेक्ट कैसे नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपका जो डीएनए है ना, पूरा डीएनए, इसमें कुछ ही पार्ट होता है जो कि कोडिंग सीक्वेंस होता है, काफ़ी सारा आपका पार्ट नॉन कोडिंग भी होता है। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है, अब ये कोड ही नहीं कर रहा किसी चीज़ के लिए, है ना, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहा। अब नॉन कोडिंग में अगर कोई चेंज हो भी गया तो फिनोटाइप को तो अफेक्ट नहीं कर रहा ना, नॉन कोडिंग में चेंज हो गया, पड़ा रहे। तो ये क्या है? पता ही नहीं चल रहा, उसमें चेंज हुआ भी है तो पता नहीं चल रहा, तो इन्हें हम लोग साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। ये आपको एक ध्यान रखना है, ठीक है। इतने हो गए आपके म्यूटेशंस, जो भी आपको, जितना भी आपको आ सकता है उतना कंप्लीट म्यूटेशन है। एक चीज़ और, म्यूटाजेंस के बारे में आपको पढ़ना है। म्यूटेशन हो तो रहे हैं बट ये हो क्यों रहे हैं? मतलब कोई ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ तो ऐसा होगा जो कि म्यूटेशन कॉज करवा रहा है। अभी हमने देखा था कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं, तो हम लोग म्यूटेशन करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे? कुछ तो डालेंगे ना जिससे कि म्यूटेशन होगा। तो जेन्स, ठीक है। तो म्यूटाजेन दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल हो सकते हैं। अगर फिजिकल है तो इसमें दो टाइप की रेज आपको ध्यान रखनी है, यूवी रेज एंड गामा रेज। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। यूवी रेज या फिर गामा रेज ये आते हैं आपके। और वहीं अगर केमिकल म्यूटाजेंस की बात करें तो टोबैको स्मोक म्यूटाजेन है, और दूसरा कॉल्चिसिन, जिसके बारे में आपने सेल में भी पढ़ा है। कॉल्चिसिन हम लोग डालते हैं तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हमारे म्यूटाजेन है। कॉल्चिसिन हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं लैब्स में, एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। हमें एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटमनेल, ठीक है। तो ये है हमारे बेटा कुछ म्यूटाजेंस जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये तो एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको ध्यान ही रखने हैं। इसके अलावा म्यूटेशन जितना भी आपकी बुक में गिवन हो सकता है वो कंप्लीट आपको इसमें मिल चुका है। वो चार्ट आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। इसमें अगर आपको कुछ भी कहीं कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।